सुप्रभात, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। मैं हूं प्रीति सिंह। आइए शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों के साथ। जम्मू कश्मीर के पुलवामा के पेंगलेना इलाके में आतंकियों के साथ मुठभेड़ जारी। एक मेजर समेत 4 जवानों के शहीद होने की खबर। बीते हफ्ते सीआरपीएफ काफिले पर आतंकी हमले के बाद केंद्र ने कश्मीर में 6 अलगाववादी नेताओं की हटाई सुरक्षा। पुलवामा आतंकी हमले को राष्ट्रपति ने बताया कायराना हरकत। कहा, देश ने साहस और धैर्य से ऐसी चुनौतियों का किया सामना। बरौनी की जनसभा में प्रधानमंत्री ने कहा, जो आग देशवासियों के दिलों में लगी है, उनके दिल में भी वही आग। पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खात्मे के लिए साथ आए भारत और ईरान। तेहरान में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मुलाकात के बाद ईरान के उप विदेश मंत्री ने कहा, इनफ इज इनफ। भारत और मोरक्को भी आतंकवाद के खिलाफ बढ़ाएंगे सहयोग। भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव मामले में अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में आज से शुरू होगी सुनवाई। पाकिस्तानी सैन्य अदालत ने जासूसी के आरोप में जाधव को सुनाई है मौत की सजा। भारत की अपील पर अंतर्राष्ट्रीय अदालत ने अपना फैसला आने तक जाधव की सजा पर लगा रखी है रोक। और आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में विराट कोहली बल्लेबाजों में शीर्ष पर बरकरार। चेतेश्वर पुजारा तीसरे नंबर पर। ऑलराउंडरों की सूची में रवींद्र जडेजा तीसरे और गेंदबाजों में 5वें नंबर पर। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले के पिंगलेना इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच आज तड़के से मुठभेड़ जारी है। पुलवामा के पिंगलेना इलाके में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ चल रही है। 2-3 आतंकवादियों के छिपे होने की आशंका है। सुरक्षा बलों ने इलाके को चारों तरफ से घेर लिया है। लगातार गोलीबारी हो रही है। मुठभेड़ में एक मेजर समेत 4 जवानों के शहीद होने की खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक फिलहाल दोनों तरफ से गोलीबारी जारी है। इस बीच पुलवामा में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। और इस बीच पुलवामा हमले के मद्देनजर जम्मू कश्मीर प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार की ओर से अलगाववादी नेताओं को मिली सुरक्षा वापस ले ली गई है, जिसमें ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन मीरवाइज उमर फारूक, अब्दुल गनी भट्ट, बिलाल लोन, हाशिम कुरैशी, फजल हक कुरैशी और शब्बीर शाह शामिल हैं। रविवार शाम से ही अलगाववादियों को मिली सभी सुरक्षा और गाड़ियों को हटा लिया गया है। पुलवामा हमले के बाद सुरक्षा और दूसरी सुविधाएं वापस लेने का फैसला किया गया। अब किसी भी अलगाववादी को किसी भी बहाने से सुरक्षा नहीं दी जाएगी। पुलिस इस बात का पता लगाएगी कि ऐसे और अलगाववादी तो नहीं हैं जिन्हें सुरक्षा या सुविधाएं मिली हुई हैं, और अगर ऐसा पाया गया तो उन्हें तत्काल वापस लिया जाएगा। जम्मू कश्मीर बीजेपी इकाई के अध्यक्ष रविंद्र रैना ने अलगाववादियों की सुरक्षा वापस लेने के सरकार के फैसले का स्वागत किया है। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भी इस फैसले को सही ठहराया है। अलगाववादी हैं जिनको हुर्रियत कहते हैं, वो पाकिस्तान से बात करते हैं। उनको कई जगह से फंडिंग आती है, और सबसे की पीड़ा की बात यह है, सुरक्षा भारत सरकार से, सुरक्षा कश्मीर सरकार से, और कश्मीर में अलगाववादी आतंकवादियों पर मुलायम और आशीर्वाद, ये तो नहीं चलेगा ना। भारत कश्मीर को भारत से अलग करने वाली किसी कार्रवाई को स्वीकार नहीं करेगा। जम्मू कश्मीर भारत का अंग है और रहेगा। तो स्वाभाविक है कि आप अपने अलगाववाद की बात करिए, लेकिन भारत और कश्मीर सरकार की सुरक्षा के तले आप अलगाववाद की बात करेंगे, सहयोग लेंगे भारत सरकार से, कश्मीर सरकार से, और भारत को तोड़ने की बात करेंगे, तो ये नहीं चलेगा। तो अगर ये फैसला हुआ है, कश्मीर सरकार ने फैसला किया है, तो अच्छा स्वागत योग्य फैसला है। ये फैसला पहले होना चाहिए था। जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवाद और अलगाववाद को बढ़ाएं, ऐसे लोगों को बिल्कुल सुरक्षा नहीं। ऐसे लोगों की जगह जेल की सलाखों के पीछे है। जम्मू कश्मीर के गवर्नर महोदय ने बहुत अच्छा कदम उठाया है। हुर्रियत वालों की सारी सुरक्षा वापस कर ली गई है। वक्त आ गया है कि हुर्रियत के तमाम लीडरों को दिल्ली की तिहाड़ जेल में या जोधपुर जेल में बंद कर दिया जाए, क्योंकि इन लोगों ने
जम्मू कश्मीर के अंदर बेगुनाह लोगों का कत्ल किया है। पुलवामा में सीआरपीएफ काफिले पर हुए आत्मघाती आतंकी हमले के बाद सीआरपीएफ ने अब अतिरिक्त सतर्कता बरतने का फैसला लिया है। इसके लिए अर्धसैनिक सुरक्षा बल ने मूवमेंट के दौरान नए फीचर्स और नियमों को लागू करने का फैसला लिया है। रविवार को सीआरपीएफ महानिदेशक आर भटनागर ने कहा कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर में बदलाव करने का फैसला लिया गया है। कश्मीर घाटी में 2 दिन के दौरे के बाद सीआरपीएफ महानिदेशक ने कहा कि काफिलों के गुजरने के दौरान ट्रैफिक कंट्रोल के साथ ही उनकी टाइमिंग में भी बदलाव किया जाएगा। उनके रुकने के स्थान और मूवमेंट को लेकर अन्य सुरक्षा बलों जैसे सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ समन्वय स्थापित करके काम किया जाएगा। हमले के बाद स्थिति का जायजा लेने के लिए घाटी पहुंचे गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कहा कि अब सुरक्षा बलों का काफिला गुजरते वक्त आम ट्रैफिक रोका जाएगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पुलवामा आतंकवादी हमले को कायराना हरकत करार दिया है और कहा कि देश ने साहस और धैर्य से ऐसी चुनौतियों का सामना किया है। हरियाणा सरकार की ओर से आयोजित चौथे एग्री लीडरशिप समिट के समापन समारोह में राष्ट्रपति ने कहा कि हमारे बहादुर जवान एक कायराना आतंकवादी हमले में शहीद हो गए। उन्होंने कहा कि इन चुनौतियों का सामना करते हुए हम पूरे जोश के साथ आगे बढ़े हैं और भविष्य में भी ऐसा ही करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के बरौनी में पुलवामा आतंकवादी हमले में शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि जो आग आपके दिल में है वही आग मेरे दिल में भी है। उन्होंने आतंकी घटना में शहीद हुए पटना के संजय कुमार सिन्हा और भागलपुर के रतन ठाकुर को श्रद्धांजलि देते हुए उनके परिवार के प्रति संवेदना प्रकट की। अपना बलिदान देने वाले पटना के शहीद कांस्टेबल संजय कुमार सिन्हा और भागलपुर के शहीद रतन कुमार ठाकुर को भी श्रद्धांजलि देता हूं। उनके परिवारजनों के साथ अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं और मैं अनुभव कर रहा हूं आपके और देशवासियों के दिल में कितनी आग है। जो आग आपके दिल में है वही आग मेरे दिल में भी है। लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने कहा है कि जनता को भरोसा है कि केंद्र सरकार पुलवामा आतंकी हमले के दोषियों और साजिश रचने वालों को सजा जरूर देगी। इंदौर में पुलवामा आतंकी हमले में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए बीजेपी की तरफ से आयोजित कार्यक्रम के बाद उन्होंने ये बात कही। हम उन्हें श्रद्धांजलि तो दे ही रहे हैं। पूरा देश आक्रोश में तो है, लेकिन मेरा इतना ही कहना है, हम सभी लोग प्रधानमंत्री जी के साथ खड़े हैं और मेरा विश्वास है कि कहीं ना कहीं एक कड़कता से इसके खिलाफ कुछ एक्शन होगी। एक बात और हमने देखी है कि बहुत सारे आसपास के देश भी आज हमारे साथ इस आतंकवाद से लड़ने के लिए तुरंत हर देश ने, नेपाल हो, भूटान हो, बांग्लादेश हो, सब साथ में खड़े रहे हैं, अमेरिका भी है। और इसलिए आतंकवाद की समाप्ति कहीं ना कहीं जरूरी है और वो होके रहेगी, एक्शन होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि हमले का करारा जवाब देने के लिए सुरक्षा बलों को खुली छूट दे दी गई है और जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार और रक्षा बलों को सभी राजनीतिक दलों का पूरा समर्थन है। साथ ही कहा कि पूरा देश सेना के साथ खड़ा है और वो निश्चित रूप से दुश्मन को सबक सिखाएगी। वैसे ही बहादुर जवानों में आज जिन्हें हम लोगों ने अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है, मनोज कुमार बेहरा और प्रसन्न कुमार साहू, ऐसे बहादुरों को पैदा करने वाली यह उड़ीसा की धरती है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा बहनों भाइयों, भारत का स्वराष्ट्र मंत्री होने के नाते और हमारे प्रधानमंत्री ने भी 2 टूक शब्दों में कहा है बहनों भाइयों कि हम अपने सेना के सुरक्षा के जवानों को खुली इजाजत देते हैं कि हमारे शहीद जवानों का यह बलिदान, यह व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। और बहनों भाइयों, यकीन दिलाता हूं, जो भी हमारे बहादुर जवान शहीद हुए हैं, उनकी शहादत किसी भी सूरत में हम लोग व्यर्थ नहीं जाने देंगे।
देश के अलग अलग हिस्सों में बीजेपी ने जम्मू कश्मीर के पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए श्रद्धांजलि सभाओं का आयोजन किया। बीजेपी का मकसद इन सभाओं के जरिए आतंकवाद के खिलाफ देश की एकजुटता दिखाना था। दिल्ली, बेंगलुरु, कोलकाता, मुंबई समेत देश के हर कोने में बीजेपी ही नहीं बल्कि क्रिकेटर और फिल्म स्टार भी हमले में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में 14 फरवरी को सीआरपीएफ के काफिले पर हुए हमले में 40 जवान शहीद हुए हैं। देश के लोगों की जो पीड़ा है वो भी हम देश की सेना तक, देश की सरकार तक वो पहुंच भी रही है। पूरा देश इस समय नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा है, लेकिन जो घटना घटी है उसको हम पार्टी स्तर पर भी एक जवानों को श्रद्धांजलि देते हुए हम इस बात का प्रण लेने वाले हैं कि अब हमारे बर्दाश्त की सीमा समाप्त हो चुकी है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में गुरुवार को सीआरपीएफ के काफिले पर हुए हमले से देश गुस्से में है। राजधानी दिल्ली समेत देश के कई शहरों में लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन किया। आतंकवादी हमले के खिलाफ देश के अलग अलग हिस्सों में लोगों में आक्रोश है। पुलवामा हमले के बाद पाकिस्तान के पड़ोसी देशों ने भी उस पर दबाव बढ़ा दिया है। आतंकी हमलों के बाद भारत और ईरान इस क्षेत्र में आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए आपस में करीबी सहयोग करने पर राजी हुए हैं। भारत और ईरान ने पाकिस्तान को चेतावनी दी है कि दोनों देशों के सुरक्षा बलों पर हाल के हमलों के दोषी आतंकवादियों को दंडित करें। दोनों ही देशों में ये हमले पाकिस्तानी आतंकवादी गुटों ने किए। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज बल्गारिया जाते समय कुछ देर के लिए तेहरान रुकी थी, जहां उन्होंने ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची से मुलाकात की। ईरान ने आतंकी हमले के सिलसिले में पाकिस्तान के राजदूत को समन किया। ईरान ने रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने पाकिस्तान के सुरक्षा बलों पर बुधवार को आत्मघाती बम हमले के गुनाहगारों का सहयोग करने का आरोप लगाया। इस हमले में उसके 27 सैनिक शहीद हो गए। और ईरान के बाद अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अफगानिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। अफगानिस्तान के विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि तालिबान के साथ चर्चा को लेकर पाकिस्तान सरकार ने उनसे कोई सलाह नहीं ली। अफगानिस्तान ने इसे न केवल चल रहे शांति प्रयासों को कमजोर करने बल्कि अफगानिस्तान की राष्ट्रीय संप्रभुता और यूएनएससी रेजोल्यूशन 1988 का उल्लंघन बताया है। तालिबान के प्रतिनिधि के साथ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान और शीर्ष अधिकारियों के साथ आज बैठक करेंगे। बयान में कहा गया है कि तालिबान का प्रतिनिधिमंडल इस्लामाबाद में प्रधानमंत्री इमरान खान से भी मुलाकात करेगा। तालिबान की ओर से की गई घोषणा पर अमेरिका और पाकिस्तान की तरफ से पुष्टि नहीं की गई है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज रविवार को बुल्गारिया से मोरक्को की राजधानी रबात पहुंची। यहां पर उन्होंने भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की। इस दौरान सुषमा स्वराज ने पुलवामा को लेकर अपना दुख जाहिर किया। सुषमा स्वराज के सामने मोरक्कन सिंगर नासर मेगरी ने महात्मा गांधी के प्रिय गीत वैष्णव जन तो तेने कहिए प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि मोरक्को हमेशा हमारे साथ आतंकवाद के खिलाफ खड़ा है। आतंकवाद के खिलाफ एक समझौते पर हस्ताक्षर भी होने हैं। मोरक्को की मेरी ये पहली यात्रा है, विदेश मंत्री के तौर पर भी और वैसे भी। मैं वैसे तो जब कभी भी यात्रा के लिए चलती हूँ बहुत खुशी से चलती हूँ, लेकिन इस बार बहुत भारी मन से आई हूँ। तो क्या आपको मालूम है कि 16 की सुबह को मैं चली थी और 14 तारीख के दोपहर को इतना बड़ा हादसा जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुआ था, जहां हमारे 40 जवान एक ही बार में ब्लास्ट से मार दिए गए, और वो जवान जो अपनी ड्यूटी पर पुलवामा जा रहे थे। एक बार मेरे सभी एम्बेसडर्स को लगा जहां जहां मैं जा रही थी कि शायद मुझे अपनी विजिट कैंसिल करनी होगी। मुझे भी ये लगा कि मुझे विजिट कैंसिल कर देनी चाहिए, लेकिन जब मैंने प्राइम मिनिस्टर से कहा तो उन्होंने जो बात कही मैं यहाँ कहना चाहती हूँ। उन्होंने कहा आप मोरक्को जा रही हैं। मोरक्को वो मुल्क है जो टेररिज्म के खिलाफ हमेशा हमारे साथ खड़ा रहा है। मोरक्को वो मुल्क है जो काउंटर टेररिज्म की दिशा में हमारे साथ समझौता करने जा रहा है, और मोरक्को वो मुल्क है जो रेडिकलाइजेशन के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। इसलिए आप जरूर जाइए, बिल्कुल भी अपनी विजिट कैंसिल मत करिए।
जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ाने की कड़ी में भारत एक और बड़ा कदम उठाने जा रहा है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की बैठक में भारत पाकिस्तान के खिलाफ लामबंदी करेगा और पाकिस्तान को काली सूची में डालने के लिए जोर लगाएगा। पेरिस में ये बैठक कल से शुरू हो चुकी है और 22 फरवरी तक चलेगी। दुनिया में आतंकवाद की आर्थिक रसद काटने और मनी लॉन्ड्रिंग पर निगरानी करने वाली संयुक्त राष्ट्र संस्था FATF ने पाकिस्तान को उन 11 देशों की निगरानी सूची में डाल रखा है जहां आतंकवाद को आर्थिक रसद आसानी से हासिल हो रही है। और इस अहम बैठक से पहले FATF के मौजूदा अध्यक्ष देश अर्जेंटीना के राष्ट्रपति मॉरिशियो मैक्री भारत दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आज होने वाली बातचीत में आतंकवाद के खिलाफ सहयोग भी एक अहम मुद्दा होगा। वो अर्थव्यवस्था, परमाणु प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष जैसे अहम क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत करेंगे। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति मॉरिशियो मैक्री भारत के 3 दिवसीय यात्रा पर रविवार को पहुंचे हैं। कल उन्होंने आगरा में ताजमहल का भी दीदार किया। अंतर्राष्ट्रीय न्याय अदालत द हेग में कुलभूषण जाधव के मामले में आज सार्वजनिक सुनवाई होगी। इसमें भारत और पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र की शीर्ष अदालत के समक्ष अपनी अपनी दलीलें पेश करेंगे। सुनवाई की शुरुआत भारत के पक्ष से होगी, वहीं पाकिस्तान मंगलवार यानी 19 फरवरी को अपना पक्ष रखेगा। पाक की खुफिया एजेंसी ISI ने जाधव का अपहरण ईरान से किया था। 47 साल के जाधव को पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने अप्रैल 2017 में फांसी की सजा सुनाई थी। पाकिस्तान ने उन पर भारत का जासूस होने के आरोप लगाए हैं। वित्त मंत्री अरुण जेटली आज भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड की परंपरागत बजट के बाद बैठक को संबोधित करेंगे। इस बैठक में वित्त मंत्री अंतरिम बजट के प्रमुख बिंदुओं पर प्रकाश डालेंगे। साथ ही राजकोषीय मजबूती की रूपरेखा के बारे में बताएंगे। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में सरकार को चालू वित्त वर्ष में किए जाने वाले अंतरिम लाभांश के भुगतान पर भी चर्चा होगी। केंद्रीय बैंक की वित्तीय स्थिति के हिसाब से सरकार 2018-19 में 28,000 करोड़ रुपए के अंतरिम लाभांश की उम्मीद कर रही है। पिछले वित्त वर्ष में रिजर्व बैंक ने केंद्र को 10,000 करोड़ रुपए का अंतरिम लाभांश दिया था। प्रधानमंत्री ने झारखंड के हजारीबाग जिले में कल स्वास्थ्य, शिक्षा, जलापूर्ति और साफ सफाई से संबंधित 3,300 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का लोकार्पण किया। उन्होंने रिमोट कंट्रोल के जरिए हजारीबाग, दुमका और पलामू में 3 चिकित्सा महाविद्यालयों के भवनों का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने जमशेदपुर और इन तीनों जिलों में 500 बिस्तरों वाले 4 अस्पतालों की आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री ने एक जनसभा में स्वच्छ भारत अभियान को तेजी से लागू करने के लिए झारखंड की सराहना भी की। साथियों, झारखंड में स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार राज्य सरकार के साथ मिलकर निरंतर प्रयास कर रही है। देवघर में एम्स के बाद आज 3 जिले दुमका, हजारीबाग और पलामू में मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन हमारे इन्हीं प्रयासों का परिणाम है। सिर्फ 3 साल पहले की स्थिति ये थी कि झारखंड में 3 मेडिकल कॉलेज थे। अब आज देखिए, एक ही दिन में 3 मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं। इन मेडिकल कॉलेजों से युवाओं को यहीं पर मेडिकल पढ़ाई का विकल्प तो मिलेगा ही, साथ में स्वास्थ्य सुविधाएं भी बेहतर होगी। झारखंड ने स्वच्छता की दिशा में बहुत सराहनीय काम किया है। 4.5 साल पहले जहां स्वच्छता का दायरा सिर्फ 20% था, वहीं अब झारखंड ने खुद को खुले में शौच से मुक्त कर दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि एनडीए सरकार ने पिछले 4.5 साल के कार्यकाल में समाज के सभी वर्गों के उत्थान के लिए विकास की अनेक पहल की हैं। उन्होंने कहा कि सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर चलते हुए केंद्र सरकार गरीबों, वंचितों, पिछड़ों, शोषितों, आदिवासियों, महिलाओं, नौजवानों, हर वर्ग को सशक्त करने में जुटी है।
साथियों, मुझे खुशी है कि झारखंड ने स्वच्छता की दिशा में बहुत सराहनीय काम किया है। 4.5 वर्ष पहले जहां स्वच्छता का दायरा सिर्फ 20% था, वहीं अब झारखंड ने खुद को खुले में शौच से मुक्त कर दिया है। रघुवर दास जी, उनकी पूरी टीम, इनके प्रशासन के सभी छोटे बड़े मुलाजिम, सबको मेरी तरफ लाख लाख बधाई। और इससे पहले बिहार में बुनियादी ढांचे, कनेक्टिविटी, ऊर्जा, सुरक्षा और स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के विकास को बढ़ावा देते हुए प्रधानमंत्री ने कल बरौनी में 33,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का अनावरण किया। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर जगदीशपुर वाराणसी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन के फूलपुर से पटना विस्तार का भी उद्घाटन किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार पूर्वी भारत और बिहार के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बिहार और पूर्वी भारत में शेष भारत से तेज गति से विकास करने की क्षमता है। ओडिशा को गैस पाइपलाइन से जोड़ा जा रहा है। इस योजना के पहले चरण में जगदीशपुर हल्दिया पाइपलाइन के पटना फूलपुर सेक्शन का लोकार्पण थोड़ी देर पहले किया गया। आपको याद होगा कि लगभग 3.5 साल पहले जुलाई 2015 में पटना से ही मैंने इसकी आधारशिला रखी थी। गैस पाइपलाइन की सुविधा को आगे बढ़ाते हुए हल्दिया, दुर्गापुर एलपीजी पाइपलाइन का भी विस्तार मुजफ्फरपुर और पटना तक किया जा रहा है, जिसका शिलान्यास भी आज किया गया है। भाई और बहनों, इस परियोजना से 3 बड़े काम एक साथ होने जा रहे हैं। एक तो यहां बरौनी में जो फर्टिलाइजर का कारखाना फिर से चालू किया जा रहा है, उसको गैस उपलब्ध होगी। दूसरा, पटना में पाइप के माध्यम से घरों में गैस देने का काम होगा। पेट्रोल डीजल की जगह सीएनजी से गाड़ियां चल पाएगी। पटना में तो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन के प्लांट का उद्घाटन भी हो गया है। इससे वहां हजारों परिवारों को अब पाइप वाली गैस चूल्हे तक पहुंचने वाली है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने 13,365 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से पटना मेट्रो रेल परियोजना की आधारशिला रखी। इसमें 2 गलियारे होंगे, दानापुर से मीठापुर और पटना रेलवे स्टेशन से नया आईएसबीटी, और इसके 5 साल में पूरे हो जाने की संभावना है। ये परियोजना पटना और समीपवर्ती क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन को सुगम बनाएगी। हम शहरों में भी स्मार्ट ट्रैफिक व्यवस्थाएं विकसित कर रहे हैं। मैं पटना वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि पाटलिपुत्र अब मेट्रो रेल से जुड़ने वाला है। 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की इस परियोजना को वर्तमान के साथ साथ भविष्य को जरूरतों को ध्यान में रखते हुए विकसित किया जा रहा है। ये मेट्रो प्रोजेक्ट तेजी से विकसित हो रहे पटना शहर को और बुलंदी देगा, नई रफ्तार देगा। इसके साथ साथ पटना रिवर फ्रंट के विकसित होने से पटना में रहने वाले लोग और वहां आने वाले पर्यटकों को एक अलग अनुभव मिलने वाला है। और अब बात खेलों की।
भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली आईसीसी की ताजा टेस्ट बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर पहुंच गए हैं। न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन दूसरे और चेतेश्वर पुजारा तीसरे स्थान पर हैं। कोहली के 992 रेटिंग पॉइंट्स हैं, जबकि केन विलियमसन के 897 और पुजारा 881 रेटिंग पॉइंट्स पर हैं। गेंदबाजों की सूची में ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंग्स ने कैगिसो रबादा को पीछे छोड़कर शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। भारतीय गेंदबाजों में रवींद्र जडेजा 794 अंकों के साथ 5वें स्थान पर हैं। जडेजा ऑलराउंडरों की सूची में भी तीसरे स्थान पर हैं। बल्गारिया की सोफिया में स्त्रांजा मेमोरियल टूर्नामेंट में भारतीय मुक्केबाजों का शानदार प्रदर्शन जारी है। अमित पंघाल ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। पंघाल ने पुरुषों के 49 किलोग्राम में यूक्रेन के नजर कुरोचिन को 3-2 से हराकर अंतिम 4 में जगह बनाई और अपने लिए पदक पक्का किया। महिला मुक्केबाजों में लवलीना बोरगोहीन, मंजू रानी, निकहत जरीन और नीरज ने सेमीफाइनल में जगह बनाकर पदक पक्का किया। वहीं 52 किलोग्राम वर्ग में गौरव सोलंकी ने कजाकिस्तान के अनवर मुजापारोव को कड़े मुकाबले में 3-2 से हरा दिया। नमन तंवर ने 91 किलोग्राम वर्ग में एक तरफा मुकाबले में पोलैंड के माइकल सोजिंस्की को 5-0 से उन पर जीत दर्ज की। क्वार्टर फाइनल में सोलंकी का मुकाबला उज्बेकिस्तान के फाइजोव खुदो नोयाजार से, जबकि तंवर का मुकाबला यूक्रेन के सेरहिल होर्स्कोफ के साथ होगा। आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल ने कल अपना स्थापना दिवस मनाया। यह अस्पताल सेना और उनके परिवारों को स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराता है। यहाँ किफायती और गुणवत्तापूर्ण इलाज की सुविधा दी जाती है। कार्यक्रम में सेना और विभिन्न क्षेत्रों की कई हस्तियों ने शिरकत की। भारतीय सेना के मेडिकल कॉर्प्स ने आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल पर ग्राउंड रिपोर्ट के लिए राज्यसभा टीवी को भी सम्मानित किया। और इसी के साथ फिलहाल सुबह 9 बजे की खबरों में मेरे साथ इतना ही। ब्रेक के बाद आगे देखिए सारा जहां। नमस्कार।